तो बच्चों आज हम लोग बात शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग नीट और जेई लेवल से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान देना। पहले मैं चैप्टर को समराइज करवा रहा हूँ, आप लोगों ने ढंग से समझना, ध्यान से सुनना। बेटा ग्रेविटी का नाम सुनते ही सबसे पहले न्यूटन का नेम हमारे दिमाग में क्लिक करता है। फिर ऐसा नहीं कि न्यूटन ने इनके बारे में बताया था, ऐसा कुछ नहीं करा, बहुत पहले से बातें चल रही थी। ठीक है, सबसे पहले अर्थ सेंटर कॉन्सेप्ट आया, मतलब पूरे यूनिवर्स के सेंटर में कौन है? अर्थ है, और बाकी पूरा यूनिवर्स अर्थ के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। फिर सन सेंटर कॉन्सेप्ट आया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, टाइको भाई ने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की, केपलर्स लॉ आए, लेकिन हाँ ये है कि फर्स्ट जो ऑथेंटिक रिजल्ट मिला वो न्यूटन से मिला, शुरुआत न्यूटन से, और सॉलिड शुरुआत हुई ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूटन ने क्या कहा, पूरी यूनिवर्स में कोई भी दो मास बॉडी आप ले लीजिए, m1 m2 मास, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r, तो इन दो मास बॉडी के बीच में हमेशा कुछ ग्रेविटोन पार्टिकल, कुछ टाइनी पार्टिकल रेगुलर एक्सचेंज होते हैं, और इस एक्सचेंज से इन पार्टिकल्स के बीच में एक रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स बनता है, अट्रैक्टिव नेचर बनती है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। एक यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड, मीडियम बेस्ड चेंजेस नहीं लेता है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास of present body and inversely proportional to r square. Proportional साइन हटाने के लिए कांस्टेंट क्या दिया था हम लोगों ने? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में देना चाहिए तो माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप, माइनस जी m1 m2 r कैप थोड़ा r वेक्टर अपॉन r दे दिया जाए तो r स्क्वायर ऑलरेडी तो r क्यूब हो जाएगा। इस तरह वेक्टर फॉर्म भी दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर मैं इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अटैच कर दूं, इसी डायग्राम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अटैच कर दिया जाए, ठीक है, m1 बॉडी के लिए पोजीशन वेक्टर ले लिया हम लोगों ने r1 वेक्टर, m2 बॉडी के लिए पोजीशन वेक्टर जो लिया हम लोगों ने, m2 बॉडी के लिए पोजीशन वेक्टर कितना लिया? r2 वेक्टर, और दोनों पार्टिकल्स में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? r, और इसे वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना चाहे तो r वेक्टर दे सकते हैं। या ट्रायंगल्स लॉ का अगर हम यूज करें तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग दो रिजल्ट हो गए, वेक्टर फॉर्म के लिए एक रिजल्ट और दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ। ध्यान से सुनना अच्छे से। तो ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग r1 वेक्टर प्लस स्मॉल r वेक्टर दैट इज r2 वेक्टर, तो r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 प्लस r वेक्टर। तो ना यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल r वेक्टर कितना आ जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड फॉर्म कितना आ जाएगा r वेक्टर का? मॉड ऑफ r2 माइनस r1। ये वैल्यूज अगर हम लोग पुट करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस जी m1 m2, या स्मॉल r मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म जगह और ये स्मॉल r वेक्टर फॉर्म में, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, ये तीनों ही रिजल्ट हमारे पास वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फील कर रहे होंगे तो आप लोग भी कि यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये कुछ एनालॉजी है। फोर्स बिटवीन टू मास दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ये तीनों नेचुरल फंडामेंटल फोर्स है, नेचुरल फंडामेंटल फोर्स।
ये तीनों के तीनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फुलफिल करेंगे, तीनों के तीनों नेचुरली कंजर्वेटिव फोर्स है, नेचुरल कंजर्वेटिव फोर्स है, तीनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फुलफिल कर रहे हैं, तीनों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन लॉ को फुलफिल कर रहे हैं, तीनों के तीनों जो बेसिक फोर्स है ना ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब जहाँ बहुत सारे फोर्स एक साथ अप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तीनों के तीनों सेंट्रल फोर्स को शो करते हैं, तीनों सेंट्रल फोर्स को शो करते हैं। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग समझ में आता है कि जब ये फोर्स अप्लाई होते हैं तो हमेशा जो इफेक्टिव बॉडी है उनके सेंटर टू सेंटर जॉइनिंग लाइन के अलोंग ही अप्लाई होते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर हो चाहे वो रिपल्सिव नेचर हो, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन हो तो अट्रैक्टिव ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। तो जो भी इफेक्टिव बॉडी होती है ना, जिन दो बॉडी के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इनकी जो सेंटर टू सेंटर जॉइनिंग लाइन है उसी के अलोंग अप्लाई होते हैं, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो। याद रखेंगे ना, ये कुछ कॉमन चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब देखिए इनमें कुछ बेसिक एनालॉजी भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना अच्छे से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शो करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कुछ नया नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, अपन सब जानते हैं, खूब पढ़ा हुआ है। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होना चाहिए। फोर्स अप्लाई तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ग्रेविटी के इफेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और कुछ खास नहीं। जैसे मान लीजिए कि अर्थ सरफेस है, आप अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर चले गए, एच हाइट पर चले गए, और वहां से आपने बॉडी को जस्ट रिलीज किया, मास बॉडी है इसको आपने जस्ट रिलीज किया, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अब जैसे बॉडी डाउन साइड आएगी ग्रेविटी पुल के इफेक्ट में, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के इफेक्ट में बॉडी नीचे आएगी। अब जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जाएगी तो नीचे आने के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस बात है, बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन बनेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। शॉर्ट एंड स्वीट, कोई खास बात नहीं, ठीक है। और इसका तो ध्यान देना। एट अर्थ सरफेस पर अगर बात करूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? Gm/r²। बच्चों ध्यान से अच्छे समझना, ढंग से। अर्थ विद सेंटर O, रेडियस r, मास m और अर्थ की डेंसिटी ρ। तो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? Gm/r²। डन बेटे। मास क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर मान लीजिए मास को कैलकुलेट करना पड़े, पर्टिकुलर किसी प्लेनेट के लिए स्मॉल जी दे दिया जाए और उस प्लेनेट की रेडियस अगर नॉलेज में है और मास अगर पूछ लिया जाए तो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से घुमाया जा सकता है, m = gr²/G। इस तरह से डेंसिटी की बात हो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मान लीजिए अर्थ की बात करें, मास इक्वल टू वॉल्यूम, तो अर्थ का वॉल्यूम 4/3 πr3, डेंसिटी ρ, तो G∝R²/G दे सकते हैं। यस सर। तो यहीं से डेंसिटी भी हमारे पास काउंट हो सकती है 3g, बटा r² से क्यूब कैसे समझनी, तो 3g/4πR∠G दे सकते हैं। यस सर। कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, जो स्मॉल जी इसकी डायरेक्शन में किस तरह होती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सोर्स मास।
सोर्स मास के सेंटर की तरफ होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ हम सोर्स मास है, तो अगर किसी बॉडी को रिलीज करें तो सोर्स मास के सेंटर की तरफ। इनकेस अगर कोई दूसरा हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके सेंटर की तरफ हो जाएगा। तो ध्यान रखना था स्पॉन्ज की डायरेक्शन किस तरह होगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ सोर्स मास। सेंटर ऑफ सोर्स मास, समझ में आती बात। चलिए अब ध्यान देना था, इनकेस अगर आप अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं हाइट की तरफ, अर्थ सरफेस पर और बॉडी को थ्रो किया आप लोगों ने टुवर्ड्स हाइट, तो अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेंगे, -g। याद रखेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो फाइनली क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर आपने अर्थ पर खड़े हैं ना, आपको अर्थ सरफेस पर है और किसी बॉडी को आपने अपसाइड थ्रो कर दिया, तो जैसे बॉडी हाइट पर जाएगी तो हाइट पर जाने के साथ साथ क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन। ओके, इन केस अगर आप ऑलरेडी हाइट पर है और वहां से आपने बॉडी को जस्ट रिलीज किया, तो रिलीज करने का मतलब डाउन साइड आएगी बॉडी, तो यहाँ हाइट डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा रहेगा, पॉजिटिव अमाउंट रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? यस। ओके, कुछ आगे की बात ध्यान देना था, वेरिएशन इन स्मॉल जी। बड़ा स्मॉल में वेरिएशन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। स्मॉल जी वेरिएशन की बात करें तो क्या क्या इफेक्ट होता है विथ हाइट। बेटा हाइट के साथ क्या चेंज होगा, ये अगर अपने से कोई पूछेगा हाइट के साथ कैसे चेंज होगा, ये है बात, ठीक है, सुनिएगा। विथ हाइट डन, तो सुनिएगा, देखो ना ध्यान देना अच्छे से, GH is equal to G upon 1 plus H upon R whole square। G acceleration due to gravity at earth surface, GH acceleration due to gravity at height H। H क्या है, पर्टिकुलर अर्थ सरफेस से हाइट को शो कर रहा है, और R अर्थ की खुद रेडियस को शो कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग G 1 plus H upon R raised to -2 ये भी दे सकते हैं। तो हाइट के साथ मेरा रिलेशन आपके सामने है, कोई टेंशन तो नहीं। ओके, अब बेटे बात ये है, एक टेक्निकल कंडीशन इसमें बनती है, सुनो। आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और इस कंपेरिजन हाइट कितनी मिल रही है, फ्यू मीटर्स और फ्यू किलोमीटर, 10 20 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब आप शायद समझ सकते थे कि अगर हम लोग पर्टिकुलर ग्रेविटेशन चैप्टर को हम टच ना करें और बाकी अदर मैकेनिक्स में चले, तो नॉर्मली मैकेनिक्स में क्या होता है, आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं, माउंटेन से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ये सारी जो कैलकुलेशन होती है ये मैक्सिमम फ्यू किलोमीटर में मैनेज हो जाती है, 10 20 30 किलोमीटर में आराम से मैनेज हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पता है पर्टिकुलर ग्रेविटेशन की बात ना करके अदर लेसन में ये कॉन्सेप्ट कभी काम आ जाए, या इस चैप्टर में भी कभी बात ऐसी हो कि हाइट काफी कम हो, तो ध्यान देना, अच्छे से सुनना। तो इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, इन केस अगर जो हाइट है, हाइट एच वो कैसे हो, आर रेडियस के कंपेरिजन बहुत ही कम हो, तो ठीक है, तो दिक्कत नहीं। अर्थ सेंटर हो, रेडियस आर, जब आप सरफेस पर तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी और एच साइड में चले जाएंगे तो जी एच। तो कंडीशन है कि हाइट अगर बहुत ही कम हो तो क्या होगा बेटा, तो इस कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम, आप जानते हैं, उसमें 1 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n, तो 1 प्लस nx ये स्टेप हो जाएगी, और जो फर्दर टर्म्स होती हैं वो नेगलेक्ट हो जाएंगी। फर्दर टर्म्स होती है n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टर इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो वो नेगलेक्ट क्यों हो जाएंगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो x और x बेसिकली है h अपॉन r है,
और आप खुद सोचिए इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r देन h अपॉन r इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 0.00 समथिंग। तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू कैसे बहुत कम होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ काम में ले, तो gs इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r, ये फॉर्मूला भी काम आएगा। ध्यान रखिएगा दोनों फॉर्मूलाज हाइट के लिए ही है, हाइट पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए ही है दोनों फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हाइट काफ़ी कम है। और कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको सुनने को मिला कि साहब जो अर्थ सरफेस से हाइट है वो हाइट अपने को कितनी मिल रही है ना, अपने को सपोज ये कह दिया कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में 25% चेंज आ गया, 25% वैल्यू रिड्यूस्ड होगी। अब ऑब्वियसली बात है 25% का मतलब ये तो नहीं कि अपन फ्यू किलोमीटर जाएंगे और 25% चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाइट कवर होगी, तो फिर अपन ये फॉर्मूला काम मिलेगा। और अगर कंडीशन ये है कि 10, 20, 30, 100, 200 किलोमीटर तक की बात होगी तो फिर ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे, ठीक है ना। वैसे देखो इनके बीच में एक फिक्स क्राइटेरिया तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अप्रोक्स 750, 800 किलोमीटर के लमसम जो वैल्यू होती है ना, इसके बाद में फिर यही फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है। वैसे फिक्स क्राइटेरिया कुछ नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। सुनिएगा ध्यान से अच्छे से। ये है हाइट के साथ। अब डेप्थ के साथ बात करें, इनकेस अगर हम लोग अर्थ सरफेस पर हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, ओके। अब देखिए दिमाग लगाइए, हम लोग सरफेस से स्मॉल d डेप्थ पर आ गए, सरफेस से कितनी डेप्थ पर आ गए, स्मॉल d। तो अगर आप सरफेस से d डेप्थ पर आ गए तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी, r माइनस d। मानते हो इस बात को। तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन gd इज इक्वल टू g1 माइनस d अपॉन r, ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, gd एट डेप्थ d, d स्मॉल d किसको शो कर रहा है, डेप्थ को, r कंप्लीट रेडियस को। ध्यान रखिएगा बच्चों। हाँ जी, जब आप लोग d डेप्थ पर चले जाते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप पर ग्रेविटी इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि जब आप सरफेस पर होते हैं तो अर्थ का कंप्लीट मास आप पर ग्रेविटी पुल बनाता है, और जब आप लोग डी डेप्थ पे चले जाएंगे बच्चों, यहाँ पहुंच जाएंगे, तो इस कंडीशन में आपके कदमों के नीचे जो स्फेरिकल बॉडी है इसका जो मास होगा वही आप पर ग्रेविटी पुल बनाएगा, बाकी मास आपके लिए न्यूट्रल कंडीशन की तरह बिहेव करेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। इसी कंडीशन में अगर हम लोग सेंटर पर चले जाए, अर्थ के सेंटर पर, तो सेंटर पर आप चले जाएंगे तो डेप्थ डी कितनी हो जाएगी, आर। तो आप सेंटर में पहुंच गए तो सरफेस से डेप्थ कितनी होगी, आर की इक्वल हो गई। तो इस कंडीशन में जी सी कर दे, डी को डेप्थ को सी कर दो, तो जी 1 माइनस 1 हो गया ना, डी इक्वल टू आर, आर अपॉन आर 1। तो ये सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। मतलब बॉडी वेटलेस कंडीशन फील करेगी अगर अपन अर्थ के सेंटर में पहुंच गए किसी भी तरह से, तो वेटलेस कंडीशन फील होगी। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि इन केस अगर हम लोग अर्थ के डायमीटर के रेस्पेक्ट में टनल बना दें और हम लोगों ने एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज कर दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस टनल में ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा रेगुलर, सेंटर के रेस्पेक्ट में ऑसिलेटरी मोशंस में चलता रहेगा, ठीक है। दिक्कत वाली बात बेटा, ये कंडीशन रेगुलर मेंटेन होगी, ओके डन। बच्चों स्मॉल जी में वेरिएशन के लिए आप लोग हाइट और डेप्थ देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा वेरिएशन स्मॉल जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। ध्यान देना, ढंग से सुनना। हाँ जी, प्लीज बहुत अच्छे से सुनना। डायग्राम को मैं थोड़ा बना देता हूँ, उसका रीजन है कि मुझे थोड़ा कंडीशंस और कंपोनेंट्स को हमें शो करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। ये है बेटा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ।
सारे ज्योग्राफिकल पोल्स हो गए ये अर्थ का ज्योमेट्रिकल सेंटर। इनकेस अगर हम लोग अर्थ सरफेस पर हैं एट एग्जैक्टली एट इक्वेटोरियल लाइन, अगर हम लोग एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन पर हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पर इसको मैंने पॉइंट ले लिया P1, या मास बॉडी है स्मॉल m, थोड़ा बॉडी पर अर्थ की ग्रेविटी पुल mg इसका वेट बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जैसे ही ये अर्थ अपना रोटेशन इफेक्ट शो करेगी तो आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बनेगा, मानते इस बात को। तो इस कंडीशन में बॉडी पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा mg टुवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो mv स्क्वायर अपॉन r, बेटा इनकेस वेलोसिटी को मैं एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूं, v इक्वल टू ओमेगा r होता है क्या, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, r कैंसिल, देन m ओमेगा स्क्वायर r, यस और नो, एनी एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। m मास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, r यहाँ पर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। डन, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर r। अब देख रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ पर अर्थ की रेडियस कैपिटल r है, यस और नो। तो रिजल्टेंट जो वेट होगा पॉइंट P1 पर रिजल्टेंट वेट कितना रहेगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, यस और नो। तो इसको मैं mgp1 कर दूं एट पॉइंट P1, यस सर। देन व्हाट इज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट पॉइंट P1, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, याद रखना रिजल्ट। दिस शोज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मिनिमम वैल्यू। अब एक रैंडम पॉइंट लीजिए P2, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए, ये रहा पॉइंट P2, ठीक है। मास बॉडी m, वेट mg, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन बेटा जब ये बॉडी अर्थ के साथ रोटेट करेगी तो ये P1 पॉइंट है, तो अर्थ के साथ अगर रोटेट करेगा तो ऐसे ही रोटेट करेगा, बताओ जरा। तो जब पॉइंट P2 पर आप हैं तो इस तरह का स्पिन होगा, मानते हो इस तरह का रोटेशन होगा, यस और नो, यस सर। सेंटर हो तो मैंने एक पॉइंट ले लिया ओवर, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, और यहाँ पर पाथ की एरिया मैंने कितने ली स्मॉल आर, कितने ली बच्चों स्मॉल आर, ठीक है। अब शायद आप समझ सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यही होगा ना। अब ध्यान देना, देखो वेट टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा ना, सर्कुलर पाथ में आउटसाइड होगा, बात पकड़ना ना, तो सर्कुलर पाथ में आउटसाइड कंडीशन समझ में आएगा। तो यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर है जबकि यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर है, यस और नो, कंफर्म। तो दिमाग लगाना बच्चों, पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 इनके बीच में अगर एंगल कितना बन रहा है, सपोज लैम्डा, कितना एंगल बन रहा है लैम्डा, थोड़ा ये अगर लैम्डा एंगल हो तो ये भी तो लैम्डा होगा, बताइए, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर r cos ऑफ लैम्डा, यस और नो। लैम्डा एंगल नजर आ रहा है, तो कंपोनेंट डिवाइड हो गया ना, तो ये लैम्डा के तो लैम्डा होगा, यस और नो। देन व्हाट इज रिजल्टेंट वेट, और तो मैं रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लूं डायरेक्ट, तो gp2 पॉइंट P2 पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos ऑफ लैम्डा, यस और नो।
सॉरी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। अब देखिए ना, ये फॉर्मूला ऑथेंटिक नहीं है इधर, क्यों नहीं है? इसमें डबल वेरिएबल होल्ड कर रहा है। जैसे तुम पॉइंट P2 की लोकेशन को इधर उधर कहीं भी शिफ्ट करोगे तो स्मॉल r भी चेंज होगा, लैम्डा भी चेंज होगा, मानते हो? तो वन टाइम वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड। तो ध्यान रखना था, इसी में हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल नजर आ रहा है, O1 और P2 दिखाई दे रहा है ट्राइंगल। तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा को फोकस करूँ तो लैम्डा के लिए स्मॉल r क्या बेस, और ये कैपिटल R क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। रेडियस ऑफ आर्क कैपिटल R लेंगे तो दिक्कत नहीं, थोड़ा cos लैम्डा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, समझ सकते हो? cos लैम्डा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R cos लैम्डा। तो Gp2 इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर लैम्डा। यस और नो? यस सर। दिक्कत कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, ये बच्चों ऑथेंटिक रिजल्ट है, अब उसको कैसे भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है ना? आप सोचिए एट P1, अगर P1 पर आए तो पॉइंट P2 अगर P1 पर ले आए तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 0 cos 0 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं? इस कंडीशन में Gp2 को Gp1 G माइनस ओमेगा स्क्वायर R, ये लीजिए वो रिजल्ट आएगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? एट पोल्स, अगर हम लोग अर्थ के पोल्स पर पहुंच जाए तो इस पॉइंट को P3 कर दो। यस सर। एट पोल्स तो पॉइंट लिए P3, तो जरा बताइए पॉइंट P2 अगर आप P3 पर ले गए तो लैम्डा कितना होगा? 90 हो जाएगा क्या? cos 90, तो Gp3 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू दैट शोज मिनिमम वैल्यू, ध्यान रखिएगा। तो बेटा अब इसमें दो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ का स्पिन है, तो स्पिन का इफेक्ट कहाँ मैक्सिमम पड़ेगा? इक्वेटर पे। कहाँ इफेक्ट नहीं बनेगा? पोल्स पर। अर्थ स्पिन करते करते रुक जाएगा तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहाँ चेंज नहीं होगा ना? पोल्स पर। पोल्स पर चेंज नहीं होगा क्योंकि रोटेशन का इफेक्ट नहीं बनता पोल्स पर, तो अर्थ अगर स्टॉप हो जाएगा तो उसका इफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इक्वेटर पर हैं और अर्थ का स्पिन बंद हो गया, स्पिन बंद होते क्या हो जाएगा? वैल्यू इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? ओमेगा स्क्वायर R इंक्रीज हो जाएगी। हो गया नहीं? ये तो दिक्कत परेशानी है बच्चों? समझ सकते हो ना? क्योंकि अगर स्पिन बंद हो गया था, स्पिन बंद होते क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इक्वेटर पर इंक्रीज होगी। तो ठीक है, कितनी इंक्रीज होगी? अब अगर हम बात करें जरा सोचिए, स्पिन बंद हो गया तो स्पिन बंद होते ओमेगा 0 हो, ध्यान से सुनना। तो इफ ओमेगा 0, ओमेगा 0 होते ही क्या हो जाएगा था? Gp1 कितना हो जाएगा था? G माइनस ओमेगा स्क्वायर R, तो क्या हो जाएगा? ओनली G के इक्वल आ जाएगा क्या जाएगा? तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई? ओमेगा स्क्वायर R इंक्रीज हो गई, और ओमेगा स्क्वायर R की वैल्यू जो है लमसम में कितनी होगी? 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्स। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्स। इसी को ना घुमा कर ये पूछा जा सकता है आपसे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट पोल्स मतलब P3 और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट इक्वेटर मतलब P1, इसका डिफरेंस भी तो ओमेगा स्क्वायर R ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। Gp3 माइनस Gp1, तो दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R ही आएगा। तो ये वैल्यू सेम अमाउंट रहेगा, पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट है। इसी सीक्वेंस में एक और रिजल्ट बनता है,
इन केस अगर अर्थ का रोटेशन अपनी अभी करंट वैल्यू से 17 टाइम फास्टर हो जाए, अर्थ का अपने एक्सिस स्पिन है वो 17 टाइम फास्टर हो जाएगा, थोड़ा 17 टाइम फास्टर होने का मतलब ओमेगा इंक्रीज होगा नहीं होगा, 17 टाइम फास्टर। अब सोचिए कि जो पोल्स है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्वेटर पर बॉडी जो वेटलेस कंडीशन है उसको फील करना शुरू कर देगी, मतलब इक्वेटर में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो वेटलेस कंडीशन को फील करेंगे। समझे नहीं समझे? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह कुछ प्रॉपर रिजल्ट्स हमारे पास बनते हैं बच्चों। फिर वेरिएशन इन स्मॉल जी विद शेप ऑफ अर्थ ले रहे हैं हम लोग। हाँ जी, अगर हम लोग बात करें हाँ बेटे, तो वेरिएशन इन स्मॉल जी विद शेप ऑफ अर्थ। अब उससे यार अर्थ बनी किसी टाइम बेटा, अर्थ जिस स्ट्रक्चर में या जिस फेज में आज अपने को नजर आती है उदय, उस कंडीशन पहले नहीं थी उसे। समझो टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आ गए अर्थ में। शुरू में अर्थ इतनी सॉलिड स्टेट में नहीं थी जितनी आज अपने को नजर आ रही है। ये क्या था, मोल्टन स्टेज में थी, ओवर हीटेड लिक्विड फॉर्म में थी, ओवर हीटेड। फिर टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए, तो ना अर्थ क्या था, एक्सेस पर स्पिन कर रही है। तो टाइम के साथ साथ जो स्पिन बना, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स है, ये इनकी ज्वाइनिंग लाइन को ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। ये ज्योग्राफिकल ईस्ट और ये ज्योग्राफिकल वेस्ट है, तो इनकी ज्वाइनिंग लाइन को अपन इक्वेटर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। समझ गए? अब बेटे ये पोल्स के रेस्पेक्ट में अर्थ का रोटेशन बना, तो शुरू में मोल्टन स्टेज में तो क्या होता है, जब ये रोटेशन बना तो रोटेशन बनने के साथ साथ इक्वेटर पर इक्वेटोरियल लाइन पर अर्थ का कंपैरेटिवली थोड़ा सा विड्थ बढ़ गई, थोड़ी सी रेडियस बढ़ गई, डायमीटर बढ़ गई। कैसे भी समझिए, तो पोल से कंपैरिजन में इक्वेटर पर कंपैरेटिवली डायमीटर इंक्रीज हुआ, कंपैरेटिवली रेडियस इंक्रीज हुई। तो बेटा यहाँ पर अगर बात करें ओरिजिन से पोल्स के लिए, तो रेडियस आर पी ले लो, तो यहाँ आर ई ले लो इक्वेटोरियल पर, दिक्कत है क्या? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो अर्थ का मास तो इफेक्ट, अर्थ के मास का इफेक्ट तो हर तरफ सेम ही है। एक बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, स्मॉल जी क्या है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। दिमाग लगाइएगा अच्छे से। अब अगर हम लोग पोल्स की बात करें तो रेडियस अगर पोल्स पर ले, थोड़ा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पोल्स पर ले लें, और इक्वेटर पर ले रेडियस, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी इक्वेटर पर ले लें, तो दिक्कत तो नहीं? डन है। अब यहाँ पर बड़ा कंपेयर कर लीजिए, आर पी इज लेसर देन आर ई, आर पी छोटा आर ई, तो इस कंडीशन में जी पी इज ग्रेटर देन जी। यस और नो? तो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं ना? ये अर्थ की शेप के साथ वेरिएशन है, कोई परेशानी है? थोड़ा हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट पर, ठीक है? सैटेलाइट के लिए बहुत बेसिक सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है बेटे। अर्थ सरफेस, अर्थ की जगह कोई भी अदर प्लेनेट भी हो सकता है, सेंटर और रेडियस आर, मास एम, डेंसिटी रॉ। तो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पर अप्रोच करेंगे ना, पर्टिकुलर हाइट पर लेकर जाएंगे। लेकर जाने का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है, मेथड अलग हो सकता है। आप किसी रॉकेट से, किसी लॉन्चिंग व्हीकल से आप बॉडी को लेकर गए और फिर वहाँ ले जाने के बाद आपने जो बॉडी है उसमें एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट प्रोवाइड किया था। ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट प्रोवाइड किया आपने, इसके इफेक्ट में, ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपने प्रोवाइड किया था, इसके इफेक्ट में बॉडी ने रेगुलर अपना मोशन स्टार्ट करके रेगुलर रोटेशन स्टार्ट कर दिया था। तो इस यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा बेटा इसके रोटेशन के लिए? अर्थ का ग्रेविटेशन, या कोई भी अदर सोर्स प्लेनेट है या सोर्स मास है उसका ग्रेविटेशन। समझ गए? ये तो कंफर्म बेटा कि किसी बॉडी को रिवॉल्व करना है
तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कंडीशंस बनती रहती है, जो कंफर्म है, फिर कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, मानते हो इस बात को। अब यहाँ पर अगर अपन सोचें तो ऑब्जेक्ट स्मॉल एम सैटेलाइट है, इसके रेगुलर रेगुलेशन के लिए, रेगुलर रोटेशन के लिए या जो बेसिक सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट हो, कौन देगा बेटा? अर्थ का ग्रेविटेशन, या कोई भी अदर प्लेनेट है तो उसका ग्रेविटेशन देगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी होता है। अर्थ के लेवल मून है तो हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं क्योंकि हम लोगों ने मैन मेड भेजे हैं। ठीक है, दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई बाय अर्थ ऑन दैट सैटेलाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सैटेलाइट का ऑर्बिट में जो वेलोसिटी उसे बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ग्रेविटेशनल फोर्स gmm अपॉन r², डन है? ओके, स्मॉल है मास ऑफ सैटेलाइट है, vo ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है, ये पूरा है स्मॉल r, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? r+h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ से कैंसिल, तो v ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी रहेगी? √gm/r। आप शायद खुद फील कर सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट के मास पर सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है तो बच्चों एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट का मास चाहे 1 किलोग्राम हो चाहे 1000 ग्राम हो, समझो, मतलब 1000 किलोग्राम हो, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेम वेलोसिटी से रन करेगा। ध्यान रखिएगा, इस पर सैटेलाइट के मास, शेप, साइज का कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कंट्रोल होगी सोर्स प्लैनेट जो भी है उसके मास, उसकी डेंसिटी और उससे रिक्वायर्ड पॉइंट की डिस्टेंस पर। ठीक है, सुनिएगा बच्चों, अगर यहीं पर हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हमारी हाई वैल्यू हो चुकी है, बात हम कर चुके हैं gm/r² अर्थ सरफेस के लिए। तो gm को हम लोग बेसिकली gr² दे सकते हैं, क्या gr² हम दे सकते हैं? तो